Hello students, in today's class we are going to start a chapter of unit reproduction. So reproduction में सबसे पहला चैप्टर जो हम आज डील करने वाले हैं वो है sexual reproduction in flowering plants. As you know, फ्लावर के बारे में ये चैप्टर बताता है हमें. हम इस चैप्टर के अंदर मोस्टली उस कंटेंट को कवर करेंगे जो फ्लावर के रिप्रोडक्शन को शो करेगा. यानी फ्लावर में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, डेवलपमेंट कैसे होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या है, बिफोर फर्टिलाइजेशन क्या होगा. तो ये सब चीजें हम इस चैप्टर के अंदर डील करेंगे. तो as the name of this chapter suggests, sexual reproduction in flowering plant. Sexual reproduction, पहले तो हम ये समझेंगे what is sexual reproduction. See, sexual reproduction का मतलब क्या होता है, जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, दो तरफ से गैमीट्स आ रहे हैं, उनका फ्यूजन हो रहा है जिसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, एंड यही बाद में डेवलपमेंट करेगा. ठीक है. तो क्योंकि हमारे फ्लावर्स के अंदर मोस्टली बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि प्लांट हमारे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो नहीं करते हैं, दे रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअली, बट दिस इज रॉन्ग. प्लांट भी हमारे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को शो करते हैं और उनका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर. ठीक है. तो इसी के बारे में हम इस क्लास में, इस चैप्टर में पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट थिंग, रिप्रोडक्शन एंश्योर्स continuity of species generation after generation as the older individual undergoes senescence and die. What does this mean? Reproduction क्यों जरूरी है? Why we need a reproduction? Why we need reproduction? क्या reproduction एक लाइफ प्रोसेस है? अगर आप क्लास 10th को अच्छे से पढ़ के आ रहे हैं तो यू नो बेटर कि नो, लाइफ प्रोसेस एक चैप्टर था क्लास 10th के अंदर जिसमें हमने 4 लाइफ प्रोसेसेस पढ़े थे, राइट? डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन. इसके अलावा और कोई लाइफ प्रोसेस नहीं है. इसका मतलब रिप्रोडक्शन इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस. व्हाट डज लाइफ प्रोसेस मीन्स? क्या मतलब है इसका? लाइफ प्रोसेस मतलब वो प्रोसेस जो लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट हो, लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए इंपॉर्टेंट हो, लाइफ जिसके बिना नहीं है पॉसिबल, वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इट. वो प्रोसेस लाइफ प्रोसेस कहलाते हैं. सो लाइफ प्रोसेस में हमारे पास 4 ही प्रोसेस हैं. रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस नहीं है. तो क्या फिर ये इंपॉर्टेंट है? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है. क्यों है इंपॉर्टेंट? कंटिन्यूटी के लिए. हमें कंटिन्यूटी चाहिए, स्पीशीज की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, इसके लिए रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है. ठीक है. नाउ फ्लावर, फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. सी, मैंने अभी बोला कि फ्लावरिंग प्लांट जो होता है वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करता है एंड बियर्स कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव यूनिट्स as male and female reproductive units along with accessory structures. यानी जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में यू नीड मेल एंड फीमेल. कोई भी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो रहा है मतलब आपको दो ऑर्गेनिज्म के ऑपोजिट सेक्स की रिक्वायरमेंट है, दो पेरेंट की रिक्वायरमेंट है, और ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो कर रहा है तो इसमें भी मेल और फीमेल पेरेंट होगा. ठीक है. नेक्स्ट कम्स फ्लावर इज मॉडिफाइड स्टेम. अब फ्लावर क्या होता है पहले तो ये समझते हैं. व्हाट इज फ्लावर? फ्लावर क्या होता है? तो फ्लावर आपका मॉडिफाइड स्टेम होता है. ठीक है. ये एक मॉडिफाइड स्टेम है विच फंक्शन एज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. अभी बताया मैंने आपको कि जो आपका फ्लावर होता है वो आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह बिहेव करता है. ठीक है. एंड प्रोड्यूसेस ओवा एंड पॉलन. ओवा क्या है हमारा? फीमेल, फीमेल गैमीट है, और पॉलन क्या है? मेल गैमीट है. तो आपको ये चीज समझनी होगी कि पॉलन इज योर मेल गैमीट, ओवा इज योर फीमेल गैमीट. अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक. एंजियोस्पर्म क्या होते हैं? एंजियोस्पर्म का मतलब होता है जो बियर करते हैं फ्लावर्स को, जिनके पास रूट्स होते हैं, स्टेम्स होते हैं, लीव्स होते हैं, यानी जिसके स्पेसिफिक पार्ट्स डेवलप्ड, प्रॉपर डेवलप्ड पार्ट्स होते हैं, उन्हें हम एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं. तो एक एंजियोस्पर्मिक फ्लावर कंसिस्ट, उसके पास क्या क्या होगा? 4 वॉल्स होंगे. 4 वॉल्स मतलब
4 बल्ब्स होंगे, किस चीज के, फ्लोरल अपेंडेजेस के, जो कि अटैच्ड होते हैं रिसेप्टेकल के साथ। दिस इज अ फिगर विच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी। ये फिगर आपकी एनसीईआरटी का है, इंपॉर्टेंट है फिगर। क्या डिनोट कर रहा है ये एनसीईआरटी का फिगर, कि ये जो आपका फ्लावर है कुछ इसी तरीके का होता है। आपकी एनसीईआरटी में एक फ्लावर लिया गया है विच इज चाइना रोज, जिसका साइंटिफिक नेम चाइना रोज है, लेकिन उस फ्लावर को हम नॉर्मल भाषा में, आम भाषा में हिबिस्कस बोलते हैं। ठीक है, ये उसी का डायग्राम है। क्यों हिबिस्कस को लिया है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि व्हाई ओनली हिबिस्कस, व्हाई नॉट रोज, व्हाई नॉट अदर फ्लावर, व्हाई ओनली हिबिस्कस। वो इसलिए क्योंकि हिबिस्कस आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर है, यानी मेल गैमीट और फीमेल गैमीट सेम ही फ्लावर में प्रोड्यूस होते हैं, तो इजी हो जाता है उसको स्टडी करना। ऐसे आपको 2 अलग अलग फ्लावर्स को लाना पड़ता, जिसमें मेल गैमीट हो, दूसरे में फीमेल गैमीट का प्रोडक्शन हो। तो हिबिस्कस को स्टडी करना इजी है बिकॉज वो एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। साथ ही साथ उसके जो मेल और फीमेल पार्ट है, स्पेसिफिकली मेल पार्ट, वो एक्सपोज्ड होता है, एयर में एक्सपोज्ड होता है, जो बहुत इजीली विजिबल होता है। जब आप क्लास में, लैब में इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको इजीली पॉलन ग्रेन दिखते हैं। आप पेटल्स को रिमूव करते हैं तो आपको इजीली ओवरी दिखेगा, आपको स्टाइल दिखेगा, स्टिग्मा दिखेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ऑलरेडी ये सारे चैप्टर्स पढ़ के आ रहे हैं, ये क्रैश कोर्स है, थोड़ा सा हम क्विक चलेंगे तो मैं स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, आपको आइडिया होगा क्या, किस टॉपिक पे क्या बात हो रही है, तो आप समझ पाएंगे। सो फॉर एग्जाम्पल ये डायग्राम हमारी एनसीईआरटी का है जो स्लाइड में मेंशन किया गया है, इसमें थोड़ा सा क्विक मैं जल्दी से समझा देती हूँ। ये आपका फ्लावर है चाइना रोज का, जिसमें कि आपका सेंटर पार्ट कुछ इस तरीके का डायग्राम है। सेंटर पार्ट आपका कुछ इस तरीके का है, जिसमें ये क्या डिनोट कर रहा है, दिस इज योर ओवरी, दिस इज योर स्टाइल एंड दिस इज स्टिग्मा। हम याद कैसे करते हैं, इन तीनों को मिला करके, स्टिग्मा प्लस स्टाइल प्लस ओवरी, ये तीनों मिलाकर के बनाती हैं फीमेल पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाते हैं ये। अब हम इसको याद कैसे करते हैं, मैं तो ऐसे बताती हूँ कि स्टाइल किस में होगा, गर्ल्स में ज्यादा होता है, लाइक दे नो हाउ टू शो स्टाइल। तो स्टाइल से याद रखेंगे वो हमेशा लड़की होगी जनरली केस में, ऐसे ही ध्यान में रखेंगे, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का पार्ट है। स्टाइल, एस फॉर स्टाइल, एस फॉर स्टिग्मा, आकर के स्टिक हो जाता है। कैसे कंसर्न रखते हैं हम लोग, जनरली ये माना जाता है कि बॉयज कम्स टूवर्ड्स गर्ल्स, ठीक है, और गर्ल्स से आकर के वो स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, तो स्टिग्मा में आकर के पॉलन ग्रेन चिपक जाएगा। ठीक है, तो स्टिग्मा आपका फीमेल का पार्ट होगा, स्टाइल अगेन फीमेल का पार्ट होगा, और ओवरी तो आप जानते हैं कि फीमेल्स के पास होती है, जो कि ओवा या फिर ओव्यूल को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, सो इस तरीके से हम याद रखेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है। अब आ जाते हैं मेल के पास, तो स्टिग्मा हो गया आपका, स्टाइल हो गया, ओवरी हमने देख लिया। नेक्स्ट आ जाता है मेल का पार्ट, जिसको हम बोलते हैं एंथर, फिलामेंट। ठीक है, अब एंथर और फिलामेंट क्या है, मैंने इसको इलाबोरेट करके दिखा रही हूँ। लाइक इसको खोल दिया, इस फ्लावर को मैंने थोड़ा सा और खोल दिया तो ये बन गया। अब आ जाते हैं यहाँ पे फ्लावर के मेल पार्ट पे, मेल सेक्शन पे। लेट्स टेक अनदर कलर ऑफ पेन, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्लास को। तो दिस इज एंथर एंड फिलामेंट देख रहे हैं हम, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, क्या देखेंगे हम, एंथर आपका एक बाइलोब स्ट्रक्चर है। ठीक है, एंथर आपका एक बाइलोब स्ट्रक्चर होता है, दिस इज एंथर, और इसके पास क्या प्रेजेंट है, ये क्या है, दिस इज फिलामेंट। एंथर को होल्ड करता है, किसी को, लड़का, जनरल केस में हम क्या अज्यूम करके चलते हैं कि बॉयज, यू आर गिविंग रोज टू योर फीमेल फ्रेंड, आप रोज दे रहे हैं, तो रोज की ये जो स्टिक है दैट इज फिलामेंट, ये स्टिक है वो फिलामेंट, और इसके ऊपर जो मेन कंटेंट है जिसको एंथर ने होल्ड कर रखा है, जिसको फिलामेंट ने होल्ड कर रखा है, वो है एंथर, यानी फ्लावर का पेटल। उसी एंथर के अंदर प्रेजेंट होगा आपका पॉलन ग्रेन, इसी एंथर के अंदर प्रेजेंट होंगे आपके पॉलन ग्रेन्स।
ठीक है, अभी देखा हमने पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं। ठीक है, ये चीज हमारी क्लियर हो गई, आंसर हो गया हमारा एंड फिलामेंट डन। उसके बाद क्या बचा, पेटल्स, सेपल्स एंड दिस नेक्टिरीफेरस एरिया। इसका मतलब क्या है, पेटल्स होते हैं बच्चे जिसको देख करके आप अट्रैक्ट होते हैं, आपकी फीमेल फ्रेंड अट्रैक्ट हो रही है, साथ ही साथ इंसेक्ट्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन नेचर ने आपको या आपकी फ्रेंड को अट्रैक्ट करने के लिए पेटल्स को नहीं बनाया है। नेचर ने इनका रिप्रोडक्शन यानी फर्टिलाइजेशन कराने के लिए पेटल्स का फॉर्मेशन किया है। अब व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज पॉलिनेशन, क्लास 8th 9th की बेसिक क्लास से हम पढ़ते हुए आते हैं व्हाट इज पॉलिनेशन। द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। जब आपके एंथर से स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन आकर के लैंड करेगा फर्टिलाइजेशन कराने के लिए, इसको हम पॉलिनेशन बोलते हैं। अब ये पॉलिनेशन कैसे होगा, पॉलन ग्रेन के पास अपने पैर हाथ नहीं है जैसे हमारे पास है, दे डोंट हैव लिम्स जिससे वो लोकोमोट कर सके, चल सके, तो वो क्या करते हैं, उनकी हेल्प कराई जाती है पॉलिनेटिंग एजेंट्स के थ्रू। एजेंट्स का मतलब क्या होता है, बाहर का कोई पर्सन जो आपकी मदद करा रहा है। तो पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प कराते हैं। ये आपके विंड हो सकते हैं, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, वाटर हो सकता है। तो बेस्ड ऑन दैट कि यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट कौन सा काम करेगा, आपका फ्लावर उस तरह से होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो कलरफुल फ्लावर्स होते हैं, जिनके अट्रैक्टिव कलर्स होते हैं, उन पे जनरली कौन काम करेगा, कुछ इंसेक्ट्स होंगे जो देख करके अट्रैक्ट होंगे, वो वापस आएंगे, आ जाएंगे। ठीक है, जिनमें फ्रेग्रेंस होती है, वो कलर वो कैसे होते हैं, वो जनरली लाइट कलर के होते हैं। आपने देखा होगा जिनकी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस होती है जिन फ्लावर्स में, वो जनरली लाइट कलर्स के होते हैं। क्यों, क्योंकि फ्रेग्रेंस से क्या होना है, फ्रेग्रेंस से अट्रैक्शन होना है इंसेक्ट्स का, वहां पे एनिमल्स का आना था। तो फ्रेग्रेंस से जब इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होकर के आएंगे तो क्या होगा, उनको कलर की जरूरत नहीं है, दे डोंट लाइक कलर्स, और उस टाइप पे अट्रैक्शन के लिए उनको साइट की जरूरत नहीं है कि डार्क कलर होगा तभी आना है, फ्रेग्रेंस चाहिए उनको। तो जनरली वो नाइट वाले फ्लावर्स होते हैं जो हेवी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस के साथ आते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन कि किसके थ्रू पॉलिनेशन होना है, एजेंट क्या रहेगा, उसके बेसिस पे पॉलिनेशन होता है। एंड पॉलिनेशन होने के लिए नेचर ने ये फिनोमिनन रखा कि फ्लावर को ये कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई, जैसे कि उसका अपना कलर हो गया, जैसे कि उसको फ्रेग्रेंस हो गया। तो ये जो पेटल्स के कलर्स हैं, ब्यूटीफुल पेटल्स प्रेजेंट हैं, ब्यूटीफुल फ्लावर प्रेजेंट है, अच्छी फ्रेग्रेंस है, ये आपको इंप्रेस करने के लिए नहीं, उनके पॉलिनेटिंग एजेंट के लिए है। ठीक है, सो मूव करते हैं आगे, पॉलिनेशन आगे प्रोसेस होगा। अब नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। अभी मैंने आपको बोला कि हम इस चैप्टर के अंदर फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। प्री का मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले, पोस्ट का मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद, और फर्टिलाइजेशन तो हमको पता ही है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सो प्री फर्टिलाइजेशन यहाँ पर क्या है, पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इवेंट्स देख लेते हैं, उसके बाद फर्टिलाइजेशन देखेंगे। सेवरल स्ट्रक्चरल एंड हार्मोनल चेंजेस, बॉडी के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चरल और हार्मोनल चेंजेस आते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट उसको कहते हैं। यानी कुछ स्ट्रक्चरल और कुछ हार्मोनल चेंजेस आएंगे जो कि फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट और फ्लोरल प्राइमोडियम में हेल्प करेंगे। फ्लावर के डेवलपमेंट में सी फर्टिलाइजेशन कब होगा, जब आपका रिप्रोडक्टिव यूनिट यानी फ्लावर फुल्ली मैच्योर हो जाएगा, तभी फर्टिलाइजेशन होगा। नाउ अभी फर्टिलाइजेशन कराने के लिए, फुल्ली मैच्योर्ड फ्लावर के लिए पहले क्या करना होगा, कैसे मैच्योर होगा वो फ्लावर, जब उसमें कुछ हॉर्मोन्स का रिलीज होगा, स्ट्रक्चरली पहले वो मैच्योर होगा, कुछ हॉर्मोन्स रिलीज होंगे, तब जाकर के वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो पाएगा। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में होता है कि एक ह्यूमन बॉडी चाहे वो मेल की हो या फीमेल की हो, प्यूबर्टी अटेन करने से पहले रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं होती है। यानी एक मेल या फीमेल को जब प्यूबर्टी आता है उसके बाद ही एक बॉडी रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होती है। ओके, when a male starts producing sperm and female starts producing ova, then only body matures and it is active for producing a new generation, for new offspring. ठीक है, so
अभी अगर हम फ्लावर की बात करें तो सेवरल स्ट्रक्चरल एंड हार्मोनल चेंजेस होंगे जो आपकी हेल्प करेंगे एंड फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्राइमोडियम, फ्लोरल प्राइमोडियम। यही है जो पूरा डायग्राम है आपके एनसीईआरटी का, इसी को हम फ्लोरल प्राइमोडियम कहते हैं। इनफ्लोरेसेंस इज फॉर्म्ड दैट बियर्स फ्लोरल बड्स एंड देन फ्लावर। इनफ्लोरेसेंस का मतलब क्या होगा, सबसे पहले आपका फ्लोरल बड आएगा, उसके बाद आपका फ्लावर आएगा, इसी को हम इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इन फ्लावर्स, फ्लावर के अंदर अब मेन कंटेंट की बात करते हैं, कैसे रिप्रोडक्शन चलेगा। मेल को बोलते हैं हम एंड्रोइशियम, साइंटिफिक नेम है, मेल को बोलते हैं हम एंड्रोइशियम, फीमेल को बोलते हैं गाइनोइशियम। अब इसको याद कैसे करेंगे, गायनेकोलॉजिस्ट इज फीमेल डॉक्टर, फीमेल की डॉक्टर, फीमेल विशेषज्ञ, महिला विशेषज्ञ, उसको बोलते हैं गायनेकोलॉजिस्ट। तो जी फॉर गर्ल, जी फॉर गाइनी, गाइनोइशियम, चाहे वो फीमेल ह्यूमन बॉडी के बारे में बात हो रही हो या फ्लावर के बारे में बात हो रही हो, गाइनोइशियम विल ऑलवेज बी फीमेल पार्ट। ठीक है, मेल कौन होगा, एंड्रोइशियम होगा। डिफरेंशिएट एंड डेवलप्स इन विच मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर प्रोड्यूस, ये दोनों डिफरेंशिएट करेंगे, डेवलप करेंगे, और जिसमें मेल और फीमेल गैमीट का प्रोडक्शन होगा। तो हम एंड्रोइशियम किसको बोल रहे हैं, हम इन शॉर्ट ये समझ सकते हैं कि हम एंड्रोइशियम किसको बोल रहे हैं, इसको हम एंड्रोइशियम बोल रहे हैं, यानी हम इसको एंड्रोइशियम बोल रहे हैं। एंथर प्लस फिलामेंट एंड्रोइशियम बना रहा है, और यहाँ पर जो हमने देखा था स्टिग्मा प्लस स्टाइल प्लस ओवरी, ये पूरा मिलकर के गाइनोइशियम का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका खत्म हो गया फीमेल पार्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं, जस्ट अ मिनट। ओके, नेक्स्ट दिस इज इट। चले, ये देख लिया हमने, सेवरल स्ट्रक्चर हार्मोनल चेंजेस होनी चाहिए बॉडी के अंदर, उसके बाद ही रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो पाएगी बॉडी। इन फ्लावर्स, अगर हम इन फ्लावर की बात करें तो मेल एंड्रोइशियम है, फीमेल गाइनोइशियम है, डिफरेंशिएट होता है, डेवलप होता है, और मेल और फीमेल गैमीट को प्रोड्यूस करता है। उसी में अब हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे, अगर हम एंड्रोइशियम की बात करें तो उसको पहले डिटेल में पढ़ेंगे, फिर गाइनोइशियम को डिटेल में कवर करेंगे। स्टेमन, स्टेमन क्या है, स्टेमन माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन्स की अगर बात करें तो ये क्या है, मेल पार्ट हो गया, हमने देखा था स्टेमन आपका मेल पार्ट होता है। स्टेमन कैसे बना, स्टेमन कौन है, ये एंथर के बारे में बात किया मैम, आपने एंथर बताया, फिलामेंट बताया, स्टेमन तो नहीं बोला। एंथर एंड फिलामेंट को मिला करके ही कलेक्टिवली हम स्टेमन बोलते हैं, एंड उसी को अगर हम साइंटिफिकली बोले तो एंड्रोइशियम बोलते हैं। ठीक है, सो स्टेमन के बारे में बात करेंगे। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, माइक्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स का मतलब होता है छोटे छोटे स्पोर्स, ये किसके अंदर प्रेजेंट होंगे, स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम का मतलब क्या होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर आपके माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट होंगे, जिनको हम पॉलन, जो कि फर्दर पॉलन मदर सेल है। अब पॉलन मदर सेल क्या है, जो कि पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करेगा। मदर सेल का मतलब जो उस पर्टिकुलर चीज को प्रोड्यूस करेगा, तो पॉलन ग्रेन उससे प्रोड्यूस होगा। सबसे पहले स्टेमन यानी एंथर प्लस फिलामेंट स्टेमन बनाएगा। स्टेमन के अंदर प्रेजेंट होंगे माइक्रोस्पोरेंजियम, जो कि बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि पॉलन मदर सेल है, एंड पॉलन मदर सेल फर्दर पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, ओके। स्टेमन कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग, स्टेमन का मतलब क्या है, ये आपका स्टेमन है, इसी का ये आपका डायग्राम है जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, इंपॉर्टेंट है अगेन। स्टेमन कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक, इसके बारे में बात हो रही है, लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक होता है कॉल्ड फिलामेंट, अभी पीछे देखा था हमने, जनरली बाइलोब्ड एंथर, और इसके ऊपर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। बाइलोब्ड का मतलब क्या होता है, बाय का मतलब होता है टू, लोब्ड का मतलब लोब्स, जिसमें दो लोब्स होते हैं प्रेजेंट, उसे एंथर बोलते हैं। ईच लोब कंटेन्स ऑफ टू थीका,
हर एक लोब के अंदर 2 थीका होता है। इसको थोड़ा सा इलैबोरेट फॉर्म में अब हम देखेंगे इस डायग्राम को, ठीक है। तो इस डायग्राम को किस तरीके से देखेंगे, देखिए बच्चे, अगर आप यहाँ से देख पा रहे हैं तो ये 2 लोब हैं। अगर आप इसको खोलोगे, एक लोब को खोलोगे, ईच लोब, क्या लिखा है इसमें, ईच लोब कंटेन्स 2 थीका, हर एक लोब में 2 थीका प्रेजेंट होता है। 2 थीका क्या है, ये 2 थीका है, एक थीका 2 थीका। तो हर एक लोब को, यहाँ पे हमने क्या किया है, एक लोब को खोल दिया है और थोड़ा सा अच्छे से खोल दिया है, तो हमें ये एक स्ट्रक्चर मिल गया जिसमें हमने देखा कि एक लोब में 2 थीका प्रेजेंट होता है। ये 2 थीकास हैं, बीच में से अगर आप डिवाइड करें, these are 2 थीकास। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप्स फर्दर एंड बिकम पॉलन सैक। यही माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया इसमें क्या है, समझिए इस बात को। सी, हम थोड़ा सा डायग्राम को बना करके इलैबोरेट फॉर्म में देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना रखा है। तो जब हम इसको बीच में से, आपके एनसीईआरटी ने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना के दिया है, जब हम इसको बीच में से डिवाइड करेंगे, ऐसे बीच में से डिवाइड कर देंगे, तो दीज आर 2 लोब्स। अब हर एक लोब में उसने क्या बोला, हर एक लोब कंटेन्स 2 थीका। ये एक लोब है, पूरा एक लोब हमने निकाला, इसमें ये 2 थीकास प्रेजेंट है, ये 2 थीकास है। इसी को हमने डाइथीशियस भी बोला, 2 थीकास है मतलब डाइथीशियस। अब एंथर इज, इसके बाद क्या बोला गया है, एंथर इज 4 साइडेड स्ट्रक्चर। एंथर क्या है, 4 साइडेड स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4, कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। इसको हमने क्या बोला, दीज आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिया, इनको हमने माइक्रोस्पोरेंजियास बोला। आई एम रिपीटिंग अगेन, आपने एक एंथर, ये बाइलोब स्ट्रक्चर है, इसमें से एक एंथर निकाला और उसको और अच्छे से खोल दिया, माइक्रोस्कोप के नीचे थोड़ा और डीप में चले गए, तो आपने देखा कि एक एंथर जो है वो एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। मतलब एक एंथर को जब आपने खोला तो वो बाइलोब नहीं, सॉरी, डाइथीका स्ट्रक्चर है, 2 थीका प्रेजेंट है। सेंटर से जब आप उसको डेवलप, सेंटर से उसको कट करेंगे तो 2 थीकास प्रेजेंट है। अब उसके अंदर हर एक थीका में क्या प्रेजेंट है, ऐसे टोटल मिलाओगे तो माइक्रोस्पोरेंजियम कितने प्रेजेंट है, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम्स प्रेजेंट है, दीज आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, 2 इन ईच लोब, हर एक लोब में, ये एक लोब हो गया, ये दूसरा लोब हो गया, तो दोनों लोब्स में 2 माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट है। स्पोरेंजिया डेवलप्स फर्दर एंड बिकम पॉलन सैक। यही स्पोरेंजिया डेवलप करता है और बना लेता है पॉलन सैक, विच कंटेन पॉलन ग्रेन्स, जिसके अंदर फर्दर पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट हो गए। मतलब इन्हीं माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हमारे छोटे छोटे बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट हैं, जो फर्दर जाकर के डेवलप करेंगे और मेल गैमीट का फॉर्मेशन करेंगे। ओके ओके, नेक्स्ट, माइक्रोस्पोरेंजियम इज जनरली सराउंडेड बाय 4 लेयर्ड वॉल्स। अब ये हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम को और थोड़ा खोलेंगे माइक्रोस्कोप के नीचे। हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम को जब हम खोल के देखेंगे तो वी विल फाइंड कि हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम 4 लेयर वॉल से सराउंडेड है, 4 लेयर वॉल्स हैं। पहली वॉल है आपकी एपिडर्मिस, दूसरा वॉल है आपका एंडोथीशियम, तीसरा है मिडल लेयर एंड फोर्थ वन इज टेपिटम। देखिए अब इसको याद कैसे करेंगे, हम क्या निमोनिक्स यूज करेंगे जिससे हमको ये याद हो जाए। देखिए एपिडर्मिस क्या होता है, वी नो एपिडर्मिस, बहुत छोटी सी क्लास से हम पढ़ते हुए आते हैं कि बहुत बेसिक है कि एपिडर्मिस आपकी बाहर वाली लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर को, दिस लेयर इज कॉल्ड एपिडर्मिस। ठीक है, अब देखिए उसके अंदर क्या होगा, ऑब्वियसली बाहर वाली एपिडर्मिस है तो अंदर वाली एंडो होगी, एंडोथीशियम होगी। एंडो टर्म हम यूज करते हैं अंदर के लिए, एपी टर्म यूज करते हैं बाहर के लिए। एंडो बोला हमने, एंडोथीशियम यानी अंदर वाली, उसके जस्ट अंदर वाली लेयर। नेक्स्ट एंडो बाद आएगा मिडल लेयर। मिडल लेयर का क्या मतलब होगा, जो कि बीच में है। अब हमने कहा कि 4 है, 4 लेयर्स है टोटल, तो दो पार्ट्स में सेपरेट कर दो, तो तीसरी वाली को हमने मिडल बोल दिया। ठीक है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल एंड द लास्ट वन इज टेपिटम। टेपिटम वो लेयर है जो आपके पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट में एक मेजर रोल प्ले करेगा, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, जो कि उसके डेवलपमेंट में एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे 4 लेयर्स प्रेजेंट है। इनर टेपिटम, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, इनर टेपिटम, सी, inner tapetum
Where is it? Okay, हाँ, innermost tapetum nourishes the developing pollen grain. See, innermost tapetum जो है वो डेवलप करेगा, pollen grain के डेवलपमेंट में हेल्प करेगा by nourishing it, उसके नरिशमेंट में हेल्प करेगा. ठीक है. नेक्स्ट, माइक्रोस्पोरेंजियम इज जनरली सराउंडेड बाय 4 लेयर वॉल्स. एपिडर्मिस हम देख चुके हैं, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टेपेटम. इनरमोस्ट टेपेटम हेल्प करता है पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट में, नरिश करता है उसको. नेक्स्ट आता है स्पोरोजीनस टिश्यू. आपको याद होगा एनसीईआरटी में स्पोरोजीनस टिश्यू क्या है. इट इज कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनस सेल्स which are present at center of each microsporangium when the anther is young. यहाँ पे आ जाते हैं इस डायग्राम के अंदर. स्पोरोजीनस टिश्यूज क्या है, ये है इसकी 4 लेयर्स. अभी देखा हमने एपिडर्मिस, उसके अंदर वाली एंडोथीशियम, फिर आएगी मिडल लेयर और फिर आएगा अंदर वाला टेपिटम. इसके बाद अंदर आ जाएगा माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसको हम लोगों ने माइक्रोस्पोरेंजिया बोला था या माइक्रोस्पोरेंजियम बोला था. इसी के सेंटर में बीच में प्रेजेंट होता है आपका मिडल स्पोरोजीनस टिश्यूज. ठीक है, सेंटर में प्रेजेंट होते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू. काम उनका क्या है, कॉम्पैक्टली अरेंज टिश्यूज हैं जो कि सेंटर में माइक्रोस्पोरेंजिया के प्रेजेंट होते हैं. ऐसे बहुत बड़ा कोई रोल नहीं है इनका. ठीक है. नेक्स्ट आता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? सी, मैंने आपको बोला माइक्रोस्पोर्स आ गए, छोटे वाले स्पोर्स, छोटे स्पोर्स, उनको हमने बोला माइक्रोस्पोर्स एंड पॉलन ग्रेन्स आर सेम. ठीक है, वही पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेंगे, इसलिए हम उनको माइक्रोस्पोर्स को पॉलन मदर सेल भी बोल सकते हैं. अब इसमें क्वेश्चन क्या है, जेनेसिस. जब भी टर्म, जहां भी टर्म जेनेसिस आ जाए, आप याद रखेंगे जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, बनाना. किसको बनाना? माइक्रोस्पोर्स को बनाना. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है. So the process of formation and differentiation of microspores, यानी pollen grain की बात हो रही है, from microspore mother cell. अभी देखा था माइक्रोस्पोरेंजियम से उनको बनाना, MMC बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल को. by reductional division is called microsporogenesis. ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट टर्म है, रिडक्शनल डिविजन. रिडक्शनल डिविजन को हम दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, मियोसिस बोलते हैं. मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन होता है जिसमें क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है. आपको पता है कि जब भी गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है मियोसिस के थ्रू, यानी रिडक्शनल डिवीजन के थ्रू. इसमें भी क्रोमोसोम का नंबर आधा होगा क्योंकि गैमीट बन रहा है. मियोसिस होगा, रिडक्शनल डिवीजन के थ्रू पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा. नेक्स्ट, द सेल्स ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू. अब जो सेंटर में स्पोरोजीनस टिश्यूज थे वो क्या करेंगे, अंडरगो मियोटिक डिवीजन. वही आपके मियोटिक डिवीजन में जाएंगे टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड. क्या बनेगा, जब रिडक्शनल डिवीजन होगा, मियोसिस होगा माइक्रोस्पोर मदर सेल का. सबसे पहले स्पोरोजीनस टिश्यू जो कि सेंटर में प्रेजेंट है वो मियोसिस में जाएंगे. मियोसिस करके रिडक्शनल डिवीजन करके पॉलन ग्रेन मदर सेल बनाएंगे, पॉलन ग्रेन्स बनाएंगे. वो पॉलन ग्रेन्स किस फॉर्म में आएंगे, 4 पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन में आएंगे, मतलब 4 पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा. इसीलिए वर्ड यहाँ पे यूज होता है माइक्रोस्पोर टेट्राड. माइक्रोस्पोर इज नथिंग बट इट इज पॉलन ग्रेन. पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा लेकिन 4 का होगा. एज द एंथर मैच्योर, और जैसे जैसे एंथर मैच्योर होगा, इट डिहाइड्रेट the microspore dissociate and develops into pollen grain. क्या होगा, जैसे जैसे pollen grain डेवलप होगा, जैसे जैसे एंथर डेवलप होगा. एंथर क्या था, pollen grain को अपने पास रखने वाले सैक लाइक स्ट्रक्चर को हमने एंथर बोला. जैसे जैसे एंथर का डेवलपमेंट होगा तो ये डिहाइड्रेट का मतलब क्या होगा, यहाँ पे डिहाइसेंस होना चाहिए. डिहाइड्रेट की जगह वर्ड होना चाहिए था डिहाइसेंस. डिहाइसेंस का मतलब होता है फटना. वो बाहर निकलेगा, जैसे डेवलप होगा एंथर फटेगा और ये पॉलन ग्रेन्स बाहर निकलेंगे. मतलब पॉलन ग्रेन नहीं, MMCs बाहर निकलेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बाहर निकलेंगे, जो कि पॉलन ग्रेन का फर्दर फॉर्मेशन करेंगे. ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया सभी को. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं.
ये लेयर्स आपको बता दिए गए। पॉलन ग्रेन का देखिए, स्पोरोजीनस टिश्यूज से, सेंटर में स्पोरोजीनस टिश्यूज से, इससे किस तरीके से पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है, आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है। नेक्स्ट कम्स योर पॉलन ग्रेन। व्हाट इज पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है, ये सब देखेंगे हम इसमें। नाउ सी, पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट्स द मेल गेमीटोफाइट। ठीक है, अभी देखा हमने कि पॉलन ग्रेन्स का मतलब होता है मेल गेमीटोफाइट। पॉलन ग्रेन्स आर मेड अप ऑफ 2 लेयर्ड वॉल्स। अभी तक हम पॉलन ग्रेन की बाहर की वॉल्स को पढ़ रहे थे, अब हम पॉलन ग्रेन बन गया है, पॉलन ग्रेन कितने लेयर से बना हुआ है वो देखेंगे कैसे बना है। सो पॉलन ग्रेन 2 लेयर्ड सेल से बना होता है, 2 लेयर्ड सेल होते हैं, मतलब 2 लेयरिंग उसमें प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि वो गैमीट है, उसको तो सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है। बाहर तो ठीक है प्रोटेक्शन था, हमारे घर के बाहर हमने प्रोटेक्शन लगा रखा है, ठीक है, बट जिसको प्रोटेक्ट करना है उसको तो मेजरली प्रोटेक्ट करेंगे ना। हमारी बॉडी के बाहर क्या प्रोटेक्शन है, लेयरिंग प्रेजेंट है, स्किन प्रेजेंट है, अदर ऑर्गन्स प्रेजेंट है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट करता है गेमीटोफाइट और 2 लेयर से बना हुआ है। क्या नाम होते हैं इसके लेयर के, एक्साइन एंड इंटाइन। एक्स मतलब बाहर, आउटर, इन मतलब अंदर, एग्जिट होता है ना, एग्जिट मतलब बाहर निकलो, इन मतलब इनसाइड, अंदर आइए। इंटाइन अंदर वाली लेयर का नाम है, एक्साइन बाहर वाली लेयर का नाम होता है। सो एक्साइन मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है, आपको ये याद होना चाहिए। स्पोरोपोलेनिन नाम बहुत इजी है, सेंटर में प्रेजेंट था हमारा स्पोरोजीनस टिश्यू, ठीक है, तो स्पोरोजीनस टिश्यू से ही बन रहा था आपका पॉलन ग्रेन मदर सेल, राइट। तो हम इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि बाहर वाली लेयर उसके कांटेक्ट में रही होगी, जब पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ तो ऑब्वियसली बाहर वाली लेयर कौन सी बनेगी, जो उसके कांटेक्ट में रही होगी उसके मदर सेल के, तो इसलिए हमने इसका नाम रखा स्पोरो, वहां से स्पोरो ले लिया। और क्योंकि ये पॉलन ग्रेन का लेयर है इसलिए स्पोरोपोलेनिन, इजी। स्पोरोपोलेनिन एक बहुत ही रिजिड कंपाउंड है, केमिकल है, ऑर्गेनिक मैटर है, जो हाई टू हाई एसिड, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम, कितनी भी लोएस्ट पीएच, लोएस्ट पीएच का मतलब एसिडिक एनवायरनमेंट, जितना कम पीएच होता जाए उतना एसिडिक एनवायरनमेंट, हाई टेम्परेचर, हाई सैलिनिटी, किसी पे भी काम नहीं करता। यानी पॉलन ग्रेन को प्रोटेक्शन देने के लिए नेचर ने एक ऐसा कंपाउंड से उसकी बाहर वाली लेयर का फॉर्मेशन किया है जो किसी भी सब्सटेंस का आप यूज कर लीजिए वो उसको डिटोरिएट नहीं कर सकता है, उसको खत्म नहीं कर पाता है। इट इज कॉल्ड स्पोरोपोलेनिन, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर इस धरती पे, वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर है स्पोरोपोलेनिन। इट कैन विदस्टैंड का मतलब अच्छे से अच्छे टेम्परेचर के साथ भी खड़ा रहेगा, दिक्कत नहीं आएगी, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता उसका कोई भी चीज। विदस्टैंड विद हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्कली, ज्यादा से ज्यादा एसिड ले आओ, कितना भी पीएच कम कर दो, कितना भी पीएच बढ़ा दो, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। नो एंजाइम कैन डिग्रेड स्पोरोपोलेनिन, कोई भी एंजाइम स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड नहीं कर सकती। यानी इसका क्या मतलब हुआ, अगर आप बाहर वाली लेयर को नहीं तोड़ पाएंगे, बाहर की सिक्योरिटी इतनी हाई है कि आप बाहर वाले गेट को नहीं तोड़ पा रहे हैं, तो क्या आप अंदर पहुंच पाएंगे? और अंदर का जो कंटेंट है, जो मेन कंटेंट है जिसको चोरी करना था, क्या आप उसको डैमेज कर पाएंगे? कभी नहीं। वैसे ही बॉडी की बाहर वाली जो लेयर है एक्साइन, वो स्पोरोपोलेनिन नाम के कंपाउंड से, ऑर्गेनिक मैटर से बनी है, जो इतना स्ट्रॉन्ग है जिसपे ना एल्कली काम करता है, ना एसिड काम करता है, ना टेम्परेचर काम करता है। तो हम इन अदर वर्ड्स क्या बोल सकते हैं कि पॉलन ग्रेन का भी डैमेज ही नहीं होगा, राइट। इसका मतलब पॉलन ग्रेन का जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत लंबा होता है बिकॉज ऑफ दिस स्पोरोपोलेनिन। नेक्स्ट इंटाइन, इन का मतलब अंदर, सो इंटाइन मतलब अंदर वाली लेयर, थिन होती है। अब देखो, हमेशा बायोलॉजी को समझना होता है। आई डोंट नो वो कौन से लोग होते हैं जो बोलते हैं कि बायोलॉजी रटने का सब्जेक्ट है। मैंने अपनी लाइफ में इतने टाइम की स्टडीज में जितना भी मैंने पढ़ाई किया, प्लस मैंने जो पढ़ाया 7 इयर्स से, कभी ना रटा, ना खुद रटा है, ना किसी अपने बच्चे को रटवाया है।
जरूरत ही नहीं पड़ती है और ना ही कॉन्सेप्ट है ये रटने का। इन का मतलब था इंटाइन। अब बाहर वाली लेयर को अच्छे से प्रोटेक्शन दे दिया, अंदर वाली तो मेन पॉलन ग्रेन के साथ कांटेक्ट में है, अगर उसको भी बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन बहुत हार्ड कर देंगे तो अंदर वो सांस ले पाएगा, जो अंदर पॉलन ग्रेन है वो डेवलप कर पाएगा? हर जगह बस शील्डिंग ही शील्डिंग है। हमने बाहर वाली लेयर को शील्ड प्रोटेक्शन के लिए बाहर वाली लेयर को, बाहर की सिक्योरिटी बहुत तगड़ी बहुत टाइट कर रखी है, बट अंदर उसको बहुत लीनियंसी है, अंदर वो आराम से सर्वाइव कर सकता है। तो जस्ट पॉलन ग्रेन की जो बाहर वाली यानी अंदर वाली जो लेयर है जो पॉलन ग्रेन के डायरेक्ट कांटेक्ट में होगी वो कैसी होगी? थिन होगी, आराम से भाई सांस लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कॉन्टिन्यूअस होगी, थोड़ी सी प्रोटेक्शन वहां पे भी जरूरत होगी। एक्साइन कैसा होता है अभी देखेंगे। एक्साइन के अंदर जर्म पोर्स प्रेजेंट होते हैं। एक्साइन जो लेयर थी बाहर वाली, हालांकि स्पोरोपोलेनिन बहुत हार्ड सब्सटेंस है, लेकिन उसके अंदर बीच बीच में एपर्चर्स प्रेजेंट, गैप प्रेजेंट। अब आप बोलोगे मैम उस गैप से तो फिर तो क्या प्रोटेक्शन, बीच बीच में आपने गैप दे रखा है। तो यहाँ पे चोरी घर के अंदर नहीं होनी है कि उस गैप से अंदर घुस जाएगा कुछ, वो गैप इतना स्मॉल है कि कोई चीज एंटर नहीं कर पाएगी। गैप देने का मतलब इतना ही है बस कि डेवलपमेंट भी तो होना है। अभी ये जो पॉलन ग्रेन है, जब पॉलिनेशन होगा फर्टिलाइजेशन के लिए, जब ये लैंड करेगा स्टिग्मा के ऊपर, वहां पे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, राइट। अब ये पॉलन ट्यूब से आपका पॉलन ग्रेन कैरी होगा और ओवम तक पहुंचेगा, ओवा तक पहुंचेगा। अगर वहां गैप प्रेजेंट नहीं होता, और क्योंकि स्पोरोपोलेनिन इतना स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक मैटर है कि किसी को डिग्रेड नहीं कर पाता है, तो क्या पॉलन ट्यूब वहां से निकल पाता बाहर? कभी नहीं निकल पाता। तो अपनी ही सिक्योरिटी इतनी तगड़ी कर दी, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दी कि अपना ही पॉलन ग्रेन डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा है। ऐसा थोड़ी करना है नेचर को। इसीलिए बीच बीच में सिक्योरिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है बाहर की, कि बाहर की कोई चीज इसको डैमेज ना कर सके। बट जब ये बाहर निकलना चाहता हो, जब इसमें खुद में इसको ट्यूब का फॉर्मेशन करना है, तो बीच बीच में एपर्चर्स दे दिए जो कि ट्यूब का फॉर्मेशन करेंगे और प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, सो थिन होगा, एंटाइन लेयर थिन होगा, कंटिन्यूअस होगा। बाहर वाले को कंटिन्यूअस नहीं किया था, डिसकंटिन्यूअस स्पेस दे दिया, तो अंदर वाली को कंटिन्यूअस कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी थिन है, उसमें भी डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, फिर क्या फायदा उसको रखने का। ठीक है, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। बाहर वाली तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, ये वाला सेल्यूलोज किससे? सेल्यूलोज और हम कहाँ पढ़ते हैं, हम छोटी सी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो हमारा सेल वॉल होता है प्लांट का, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। तो ये भी तो प्लांट का ही पार्ट है ना, यही तो जाकर के आगे फर्दर प्लांट बनने वाला है। तो इंटाइन वाली लेयर नॉर्मल से ऑर्गेनिक मैटर से बनेगी, जिसको हम सेल्यूलोज बोलते हैं और पेक्टिन बोलते हैं। ठीक है, जर्म पोर क्या था? उसी का नाम है जर्म पोर। जो एक्साइन के बीच बीच में गैप्स प्रेजेंट हैं, जहां से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा और पॉलन ग्रेन बाहर निकलेगा, उसी को हम जर्म पोर बोलते हैं। पोर का मतलब छेद, गैप। जर्म का मतलब जर्मिनेशन के दौरान, जर्मिनेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उसे जर्म पोर बोलेंगे। एपर्चर्स ऑन एक्साइन, एक्साइन के ऊपर एपर्चर वेयर स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट। अगर वहां पे भी प्रेजेंट होता तो अगेन फिर बाहर तो निकल ही नहीं पाता आपका पॉलन ग्रेन, इसीलिए वो बीच बीच में गैप्स प्रोवाइड किए गए हैं। एक्साइन की बाहर वाली लेयर, ये एक्साइन की, ये इंटाइन लेयर हो गई, इसके बाहर एक्साइन की लेयर कुछ इस तरह से प्रेजेंट है, और सेंटर में आपका पॉलन ग्रेन। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? दिस इज फॉर एग्जाम्पल पॉलन ग्रेन जो कि अंदर डेवलपमेंट कर रहा है। ये वाली लेयर हो गई आपकी इंटाइन और ये वाली लेयर हो गई एक्साइन। ये एक्साइन स्पोरोपोलेनिन से बनी हुई है, ठीक है। इंटाइन वाली लेयर आपकी सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी हुई है। दिस इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन। ये किसकी बनी हुई है? स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई है, ठीक है। और ये पॉलन ग्रेन तो पॉलन ग्रेन है, गैमीट है, ठीक है। बाहर वाली लेयर को ये पर्चर छोड़ दिया है। अब यहाँ पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होगा। एब्सेंट क्या? स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होगा यहाँ पर, व्हाट इट। नेक्स्ट, एपर्चर ऑन एक्साइन, ये इसके एपर्चर्स हो गए, खाली स्पेस हो गया। वेयर स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट फॉर्म्स पॉलन ट्यूब, और इसी की वजह से यहीं से आपके पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाएगा,
क्योंकि खाली स्पेस है, यहाँ से पॉलन ट्यूब बन जाएगा। फोर्थ पॉइंट, अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंड साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ग्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब कोई भी सेल है, पॉलन ग्रेन क्या है, सेल है, तो ये जो बाहर वाली लेयर हो गई पॉलन ग्रेन की, दिस इज व्हाट इट इज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमको पता है कि बाहर वाली लेयर किसी भी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है या सेल मेम्ब्रेन होती है, और ये एक सेल है। नेक्स्ट, मैच्योर पॉलन। अब ये तो हो गया आपका पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। अब जब ये पॉलन ग्रेन मैच्योर होगा, मैच्योर हो गया, अभी भी मैच्योर ही है, तो कौन कौन सी लेयर हट जाएगी, हटेगी कि नहीं हटेगी, क्या एड ऑन हो जाएगा, वो देखेंगे। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन जब मैच्योर होगा तो क्या क्या चेंजेस आएंगे इस पॉलन ग्रेन के अंदर। अब मैच्योर पॉलन ग्रेन कंसिस्ट ऑफ 2 सेल्स। इस पॉलन ग्रेन के अंदर मैच्योरिटी आ रही है, धीरे धीरे मैच्योर हो रहा है ये, तो क्या होगा, अब इस पॉलन ग्रेन के अंदर 2 सेल्स हो जाएंगे, मतलब ये पॉलन ग्रेन डिवाइड करेगा, हमने देखा था मियोसिस में जाएगा, रिडक्शनल डिवीजन में, और ये पॉलन ग्रेन 2 सेल्स बना लेगा अंदर। ठीक है, अब ये 2 सेल्स में जब बट जाएगा तो बेसिकली दोनों सेल्स का नाम क्या होता है, सी व्हाट हैपेंस कि ये जो पॉलन ग्रेन था यही रिडक्शनल डिवीजन में जाएगा और 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, मतलब बीच में एक लेयर, एक मेम्ब्रेन बना लेगा, तो 2 सेल हो गया ना, 2 सेल में डिवीजन हो गया। अब इसमें से एक कैसे बनता है ये, सी अभी हम क्लियर करके दिखाते हैं वापस से। ये पॉलन ग्रेन था, पॉलन ग्रेन में सिंपल सी एक मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाएगा। आई होप आपको पता है कि किस तरीके से सेल मेम्ब्रेन डेवलप होता है। सबसे पहले न्यूक्लियस बनता है किसी भी सेल के अंदर, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, यानी न्यूक्लियस का डिवीजन। फिर सेल मेम्ब्रेन, लास्ट में जाकर के साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिवीजन होता है। तो ये पॉलन ग्रेन था, पॉलन ग्रेन में पहले सेल में 2 न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ, और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो गया। तो ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, सेल के। नाउ ये दोनों न्यूक्लियस हो गए। अब उस सेल के अंदर मैंने बोला 2 सेल बन गया, अकेला पहले पॉलन ग्रेन सेल था, अब ये 2 सेल्स में कन्वर्ट हो गया, 2 सेल्स में डिवाइड हो गया, राइट। तो अब ये 2 सेल्स में ये होता है वेजिटेटिव, ये होता है जनरेटिव। कैसे याद करेंगे, वेजिटेटिव, वेजिटेबल्स ज्यादा खाना चाहिए हमको, वेजिटेबल्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा है बॉडी को, हम लास्ट में किसी भी बॉडी को वेजिटेबल्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, ऐसे मान के चलिए कि किसी भी बॉडी को वेजिटेबल्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो जो बड़ा वाला सेल होगा, ज्यादा अमाउंट वाला, उसको हम वेजिटेटिव बोलेंगे, वेजिटेटिव सेल। और जो छोटा वाला होता है, जो जनरेशन में हेल्प करेगा, जनरेशन में जो हेल्प करता है, उसको कहते हैं जनरेटिव सेल। एक सेकेंड, ठीक है, गड़बड़ हो गया, ठीक है। हमने एक न्यूक्लियस ये बनाया, हमने ऐसे बनाया था, ये आपका न्यूक्लियस था सेंटर में, ये छोटे वाले का, ये बड़े वाले का, ये वाला जो था उसको हम लोगों ने वेजिटेटिव बोला, वेजिटेटिव सेल। क्यों बोला वेजिटेटिव और कैसे याद किया हमने, ये था जनरेटिव सेल। जनरेट करने के लिए छोटी सी ही चाहिए, हमारे हमेशा सारे सेल से गैमीट्स हमेशा छोटे होते हैं, राइट। तो यही फर्दर जाकर के एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। वेजिटेटिव सेल रिस्पॉन्सिबल नहीं होता आपके फर्टिलाइजेशन के लिए। 2 सेल में डिवीजन हो गया, वेजिटेटिव हमेशा लार्जर होता है, दिस वेजिटेटिव सेल इज ऑलवेज लार्जर, लार्जर होता है एज कंपेयर टू जनरेटिव वन, स्मॉलर होता है ये, ठीक है, इसीलिए साइज बनाया गया। So a mature pollen grain consists of 2 cells with nucleus, दोनों में न्यूक्लियस होगा, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव। वेजिटेटिव सेल हमेशा बिगर होगा, वेजिटेशन ज्यादा चाहिए, सब्जियों की ज्यादा जरूरत है, वेजिटेबल्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट है किसी को भी, तो वेजिटेटिव बिगर होगा। अबंडेंट फूड रिजर्व होगा, क्यों होगा बिगर, क्यों किया, क्योंकि अभी भी ये डेवलपिंग फेज में है, इसको ये सप्लाई करेगा, क्या, फूड, फूड रिसोर्स सप्लाई करेगा, खुद के पास होगा तभी तो सप्लाई करेगा, तो इसके पास अबंडेंट होता है, बहुत ज्यादा है, आराम से दे देगा, अबंडेंट फूड रिजर्व है इसके पास, इसीलिए इसको बड़ा रखा गया है। अबंडेंट फूड रिजर्व होता है, लार्जन होता है, इरेगुलर न्यूक्लियस
प्रेजेंट होता है, बड़ा होता है इसके कंपैरिजन में, जो इसका न्यूक्लियस होता है वो इरेगुलर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन जनरेटिव सेल को डेवलपमेंट में, पॉलन ग्रेन यानी इस जनरेटिव सेल से ही आपका पॉलन ग्रेन बनेगा। अब आप बोलोगे मैम अभी तक क्या पढ़ रहे थे फिर, ये पॉलन ग्रेन नहीं था मैच्योरिंग फेज में था, डेवलपिंग फेज में था, डेवलप्ड नहीं हुआ था। ये जनरेटिव सेल फर्दर पॉलन ग्रेन, जो कि एक डेवलप्ड पॉलन ग्रेन है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बनेगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। सो यही वेजिटेटिव फेज, इसके जनरेटिव सेल फेज, वेजिटेटिव सेल ही आपका हेल्प करेगा इसको डेवलपमेंट में, जनरेटिव सेल के डेवलपमेंट में। रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन, या फिर ब्रैकेट में लिखना था इसको जनरेटिव सेल, और जनरली स्मॉल होता है, जनरली क्या स्मॉल ही होता है इन कंपैरिजन विद वेजिटेटिव सेल। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, ठीक है। दिस खत्म, स्मॉल तक पढ़ लिया हमने। अब नेक्स्ट ये आता है इन्वॉल्व इन सिनगैमी। कौन इन्वॉल्व है सिनगैमी में, ये जनरेटिव सेल। किसमें इन्वॉल्व है, सिनगैमी यानी फ्यूजन विद एन एग। सिनगैमी का मतलब होता है, सिन का मतलब होता है कंबाइनिंग, फर्टिलाइजेशन, गैमी का मतलब गैमीट्स का फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट को हम सिनगैमी बोलते हैं। फ्यूजन विद एग के साथ इन्वॉल्व होता है कौन, जनरेटिव सेल। दिस इज द डायग्राम ऑफ योर एनसीईआरटी, बिल्कुल आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, इसलिए ये डायग्राम आप याद कर लीजिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। बाहर बड़ा वाला सेल को हमने वेजिटेटिव सेल बोला, छोटे वाले सेल को जनरेटिव सेल बोला। कैसे प्रेजेंट है, जनरेटिव सेल का जो साइटोप्लाज्म है, डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस होता है। डेंस होना जरूरी है ना। साइटोप्लाज्म क्या है, फ्लूइड कंटेंट है जिसमें पूरा मेटाबॉलिज्म होगा, जिसमें मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस चलेगा। तो डेंस होना है, डेंस का मतलब थिक होने की जरूरत है। वैसे ही छोटा सा सेल है, उसमें भी अगर तुम साइटोप्लाज्म का अमाउंट कम कर दोगे, ऑर्गेनिक मैटर कम कर दोगे, प्रोसेस होने में दिक्कत हो जाएगी ना। ये एक छोटा सा सेल रिस्पॉन्सिबल है पूरे पॉलन ग्रेन को बनाने के लिए। आगे का पूरा प्लांट की जो लाइफ है, प्लांट एक नया बनेगा, ये इस पे डिपेंड करेगा। तो इसको डेंस होने की जरूरत है, प्रॉपर रेगुलर न्यूक्लियस की जरूरत है। हमने देखा वेजिटेटिव सेल में इरेगुलर न्यूक्लियस था, क्योंकि उसका काम एक ही था, फूड सप्लाई करना, ग्रोथ कराना, डेवलपमेंट कराना, किसका, जनरेटिव सेल का। तो उसको न्यूक्लियस की जरूरत नहीं थी, उसको बस एबंडेंट फूड रखना था अपने पास। इसको न्यूक्लियस की जरूरत है, अच्छे न्यूक्लियस की जरूरत है, प्रॉपर रेगुलर न्यूक्लियस की जरूरत है, तो इसके पास होगा। साइटोप्लाज्म भी डेंस होगा, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीशीज, बहुत सारी स्पीशीज का जो पॉलन ग्रेन होता है, फॉर एग्जाम्पल पार्थेनियम हो गया, कॉजेस सीवियर एलर्जीज। जो बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स हैं, बहुत सारी स्पीशीज के, उनके पॉलन ग्रेन्स सीवियर एलर्जीज कॉज करते हैं, जैसे कि पार्थेनियम। ब्रोंकाइल डिजीज कॉज करते हैं इन सम पीपल एंड लीड्स टू क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स लाइक एस्थमा, ब्रोंकाइटिस एसेट्रा। ठीक है, आपने सुना होगा एस्थमा की प्रॉब्लम, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम, नॉर्मल एलर्जीज की भी प्रॉब्लम, जो कुछ वेदर कंडीशन में, कुछ सीजन में होती है लोगों को। वो इसलिए क्योंकि कुछ स्पीशीज के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो एलर्जी कॉजिंग पॉलन ग्रेन्स होते हैं। उनके बाहर आने से एक फेज होता है, ब्रीडिंग पीरियड जिसको बोलते हैं, जिस टाइम पे आप देखते हैं आफ्टर स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग के बाद एक फेज आता है, सीजन आता है, एक शॉर्ट स्पैन का टाइम पीरियड होता है जिसमें बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स बाहर सिक्रीट होते हैं। तो अगर उससे आपकी बॉडी एलर्जिक है, आपको एलर्जी, आपकी बॉडी उसको झेल नहीं पाती, आपकी बॉडी रिस्पॉन्स दिखाती है उसके अगेंस्ट में, तो आप एलर्जिक हैं उस पर्टिकुलर पॉलन ग्रेन से। एस्थमा, ब्रोंकाइटिस वाले पेशेंट्स को जनरली ये प्रॉब्लम होती है। कुछ पॉलन ग्रेन एक्चुअल में बहुत ज्यादा एलर्जी कॉजिंग होते हैं, तो उनसे फिर दिक्कत सबको ही होती है, ठीक है। ये सब कुछ एग्जांपल्स हो गए। पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन, अब पॉलन ग्रेन्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंस पढ़ लेंगे, फंक्शंस पढ़ लेंगे, क्या इंपॉर्टेंस है भाई पॉलन ग्रेन का। हाँ ठीक है, पॉलन ग्रेन एक नया फ्लावर बना रहा है, एक नया प्लांट का प्रोडक्शन। इसके अलावा और क्या कर रहा है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इट, और कुछ इंपॉर्टेंस है क्या। तो पॉलन ग्रेन रिच इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक्सेसिव हैवी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं उसमें। बाहर से टैबलेट्स भी लोग कंज्यूम करते हैं, पॉलन ग्रेन्स की टैबलेट्स मार्केट्स में अवेलेबल होती हैं, इसमें रिच इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो लोग इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स भी इनका कंजप्शन करते हैं, ठीक है। एंड आर यूज्ड एज पॉलन टैबलेट्स एज फूड सप्लीमेंट्स की फॉर्म में हम इनको यूज करते हैं,
ये एक इसका एक पॉइंट हो गया, इसका इंपॉर्टेंस, फंक्शंस। नेक्स्ट, वायबिलिटी पॉलन ग्रेन की बहुत ज्यादा होती है। वायबिलिटी का मतलब लाइफ स्पैन, अभी बताया था मैंने क्यों होती है। क्यों पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी ज्यादा होती है? क्योंकि इसके पास एक्साइन है और एक्साइन स्पोरोपोलेनिन का बना हुआ है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलन ग्रेन्स, टेल मी द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलन ग्रेन्स। यू कैन राइट 2 पॉइंट्स। एक पहला पॉइंट, क्यों न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, तो इनको एज फूड सप्लीमेंट्स हम यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स। दूसरा पॉइंट, इनके पास वायबिलिटी बहुत ज्यादा है, मतलब लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा है, तो इनको हम बहुत लंबे समय तक, सालों साल तक इनको स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, वायबिलिटी कम होगी, लाइफ स्पैन कम होगा तो दिक्कत होगी, फिर आप टैबलेट्स वगैरह बना करके नहीं रख सकते। लाइफ स्पैन जिसका बहुत ज्यादा है उन्हीं को तो आप स्टोर करके रख सकते हैं ना बहुत लंबे समय तक। So viability of pollen grain varies with species to species and should land on stigma. अब देखो, viability ज्यादा है, इसका एक बहुत बड़ा, अच्छा, बहुत बड़ा नहीं, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस है। क्या? एक तो ये कि आप सप्लीमेंट्स बनाएंगे, न्यूट्रिएंट अपने लिए यूज करेंगे। दूसरा, जिसका लाइफ स्पैन बड़ा होगा वही तो फर्टिलाइजेशन का उसके चांसेस बढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई पॉलन ग्रेन है, हमारे केस में क्या होता है, ह्यूमन बीइंग के केस में ओवा जो होता है, हर महीने जो फीमेल एक ओवा सिक्रीट करती है जिससे मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, पीरियड्स आते हैं, उसका जो लाइफ स्पैन होता है फीमेल बॉडी में वो 24 आवर्स का होता है। 24 घंटे ही वो ओवा सर्वाइव करता है बॉडी के अंदर। तो अगर 24 घंटे तक स्पर्म मिल गया, फर्टिलाइजेशन हो गया तो ठीक है, हो गई प्रेगनेंसी, नहीं तो नहीं हुई, खत्म। तो हर महीने उसका प्रोडक्शन करना जरूरी है। लेकिन चलो, हमको तो पता है कि हम एक सेक्सुअल एक्टिविटी करेंगे, हमें भगवान ने बुद्धि दी है, सोचने समझने की शक्ति दी है, बट प्लांट्स के पास ऐसा कुछ नहीं है। उनके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं है, ब्रेन नहीं है, न्यूरॉन्स नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उनको वायबिलिटी बढ़ा दी गई क्योंकि उनके पास पॉसिबिलिटी, इसकी सर्टेनिटी बहुत कम है ना, कि आज रिलीज हुआ, मान लो हमारी तरह ही 24 घंटे का टाइम पीरियड होता है कि 24 घंटे ही जिंदा रह सकते हैं, उसके बाद ये मर जाएंगे। तो पॉलन ग्रेन क्या, ये जरूरी है कि 24 घंटे में हिबिस्कस का फ्लावर ने पॉलन ग्रेन को रिलीज किया, लेट सपोज गुआवा के फ्लावर ने पॉलन ग्रेन को रिलीज किया और ये दूसरे गुआवा के प्लांट पे पहुंच जाए 24 घंटे के अंदर में। खुद के पैर नहीं है उसके पास, खुद के हाथ नहीं है, लिम्स नहीं है, ना ब्रेन है, कुछ नहीं है, तो 24 घंटे में एजेंट्स की हेल्प की जरूरत है। हमें फर्टिलाइजेशन करने के लिए किसी एजेंट की जरूरत नहीं है, हमारी विश के अकॉर्डिंग होता है। गेटिंग माय पॉइंट? रिप्रोडक्शन हमारी विश के अकॉर्डिंग होता है, उनका फर्टिलाइजेशन पॉलिनेटिंग एजेंट्स के थ्रू हो रहा है। हवा चलेगी तो पॉलन ग्रेन जाएगा, कोई इंसेक्ट आएगा तो पॉलन ग्रेन जाएगा, कोई विंड कोई एनिमल आएगा तो पॉलन ग्रेन जाएगा। और उसमें भी जरूरी नहीं है कि पॉलन ग्रेन, कोई एनिमल आएगा तो वो गुआवा का पॉलन ग्रेन उठा करके गुआवा के ही पेड़ पे डालेगा, ऐसी कोई जरूरी नहीं है, ऐसे कोई कंपलसरी नहीं है ये। तो सही टाइम पर सही स्पीशीज के साथ इनकी मीटिंग होगी, मेटिंग होगी, इसकी कोई नेसेसिटी नहीं है। इसीलिए नेचर ने इसकी वायबिलिटी को बढ़ा दिया, सालों साल कर दिया कि भाई भले तो 2-4 महीने बाद ही जाकर के उस पे लैंड कर, स्टिग्मा पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वायबिलिटी इतनी बड़ी है कि जब भी लैंड कर जाए तभी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। गॉट इट? सो ये एक मेजर फैक्टर हो गया, इंपॉर्टेंस हो गया इसका, कि वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन वेरीज विद स्पीशीज एंड स्पीशीज, स्पीशीज टू स्पीशीज ये वेरी करता है। ऐसा नहीं है कि हर एक पॉलन ग्रेन सालों साल रहता है, कुछ का टाइम पीरियड कम है, कुछ महीनों तक सर्वाइव करते हैं, कुछ सालों तक करते हैं, कुछ दिनों तक करते हैं, कुछ का डेज में भी है वायबिलिटी। स्पीशीज टू स्पीशीज एंड शुड लैंड ऑन स्टिग्मा बिफोर दिस पीरियड ऑफ टू जर्मिनेशन। जर्मिनेशन से पहले इनको लैंड कर जाना है स्टिग्मा से, स्टिग्मा के ऊपर, तभी ये जर्मिनेट कर पाएंगे। जर्मिनेट करने के लिए इनको अपनी वायबिलिटी खत्म होने से पहले, लाइफ स्पैन खत्म होने से पहले ऑब्वियसली लैंड करना जरूरी है, तभी जर्मिनेट करेंगे। और नेचर को नहीं पता कि कब जाकर के लैंड करेंगे, तो इसलिए इनकी वायबिलिटी को बढ़ा दिया गया एज कंपेयर टू ह्यूमन बीइंग्स। Pollen grains of large number of species are stored in liquid nitrogen. बहुत सारी स्पीशीज के पॉलन ग्रेन्स को, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो स्पीशीज इंपॉर्टेंट है, जिनसे पॉसिबिलिटी है कि हम कुछ बना सकते हैं, मेडिसिन बना सकते हैं, फूड सप्लीमेंट्स बना सकते हैं, तो उनकी वायबिलिटी को बढ़ाने के लिए उनको स्टोर करके रखा जाता है लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर।
किसी भी टेम्परेचर पे हम इसको स्टोर नहीं कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर इनको स्टोर किया जाता है, जिस टेम्परेचर को हम बोलते हैं -196। माइनस सी कितना ज्यादा टेम्परेचर है, माइनस ज्यादा मतलब कम, टेम्परेचर कितना कम है, -196 इतना कोल्ड टेम्परेचर है, कॉल्ड पॉलन बैंक। वहां पे जहां पे स्टोर किया जाता है उसको पॉलन बैंक बोला जाता है। लिक्विड नाइट्रोजन गैस है, कॉमन सेंस की बात है, सोचने वाली बात है, केमिस्ट्री आपने पढ़ी हुई है इतनी। अगर आप गैस को उल्टा वापस प्रोसेस में चलते हैं, अगर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो आपको टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा घटाना पड़ेगा, प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा, तभी आपका गैस लिक्विड में बनेगा। नाइट्रोजन एक गैस है, N2 नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है हमारे नेचर के अंदर, 78% प्रेजेंट है हमारे नेचर के अंदर, लेकिन हमने उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया, यानी उसका टेम्परेचर कम कर दिया, प्रेशर बढ़ा दिया। लिक्विड नाइट्रोजन एट टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको रखते हैं, पॉलन ग्रेन्स को, उसकी वायबिलिटी को बढ़ाते हैं, स्टोर करके रखते हैं फर्दर यूज के लिए। नेक्स्ट, द पिस्टल मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक। क्या मतलब है इसका? पिस्टल, पिस्टल क्या था? सी समझिए इसको, जैसे हमने ऊपर देखा था जैसे हमने देखा था जब हम पॉलन ग्रेन्स को पढ़ रहे थे, स्टेमन, एंथर प्लस फिलामेंट मिलाकर के स्टेमन बन रहा था, वैसे ही स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी को मिलाकर के हमारा पिस्टल बनता है। ठीक है, पिस्टल मेगास्पोरेंजियम, फीमेल को हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है एज कंपेयर टू मेल्स इन आवर सोसाइटी, लाइक डिफरेंट सिनारियोज हैं, अलग अलग सिनारियोज में अलग अलग कंडीशंस है। हम मान के चल रहे हैं सिर्फ याद करने के लिए कि अगर आप ह्यूमन बॉडी में भी देखें तो ओवम जो होता है, ओवम जो फर्टिलाइज होना है वो बड़ा होता है एज कंपेयर टू स्पर्म्स। स्पर्म्स छोटे होते हैं, तो स्पर्म छोटे थे या पॉलन ग्रेन छोटे थे, इसलिए हमने उनके लिए माइक्रो वर्ड यूज किया। पॉलन ग्रेन के कंसेप्ट में हमने माइक्रो वर्ड यूज किया था, माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी पॉलन ग्रेन को पकड़ के रखने वाला सैक लाइक स्ट्रक्चर, उसको हमने माइक्रोस्पोरेंजियम बोला। वैसे ही मेगास्पोर, मेगा मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा, बड़ा मतलब ओवम, फीमेल का पार्ट, मेगास्पोरेंजियम जो फीमेल के ओव्यूल को रखेगा, उससे जिससे हमारा फीमेल का ओव्यूल बनेगा, उसे हम मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं, जिसको हम लोग ओव्यूल भी बोल सकते हैं। फर्दर उसी के डिवीजन के बाद वही जाकर के रिडक्शनल डिवीजन में जाएगा, मियोटिक डिवीजन में जाएगा, तो आपका ओव्यूल का फॉर्मेशन होगा। इसको हम लोग मेगास्पोर मदर सेल भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आएगा एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक कहाँ? सैक का मतलब क्या होता है? बोरा, जहां पे आपका ओव्यूल फर्दर जाकर के डेवलप करेगा, जहां पे आपकी फर्टिलाइजेशन होगी। स्पर्म यानी पॉलन ग्रेन एंटर करेगा एम्ब्रियो सैक के अंदर और वहां जाकर के ओवम के साथ फर्टिलाइज होगा, फर्टिलाइज होकर के ये बाकी चीजें हट जाएंगी और एक नया फ्लावर का डेवलपमेंट हो जाएगा, फ्रूट का, सीड का डेवलपमेंट हो जाएगा। उसके अंदर, जिसके अंदर आपका ओवम प्रेजेंट है, ओवरी ओवम प्रेजेंट है, उसको एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। सैक का मतलब बोरा, जहां पे एम्ब्रियो को रखा गया है उसे एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, गाइनोइशियम में कंसिस्ट ऑफ, गाइनोइशियम अभी बताया था, गाइनो, गाइनी मतलब फीमेल, सो गाइनोइशियम क्या है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, तीनों को मिलाकर के पिस्टल बोल दीजिए, और साइंटिफिक लैंग्वेज में, बायोलॉजिकल टर्म्स में गाइनोइशियम बोल दीजिए, सेम बात। गाइनोइशियम में कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टल, इसमें क्या होता है? एक पिस्टल प्रेजेंट होगा, एक पिस्टल का मतलब हम कंप्लीट की बात कर रहे हैं। मोनोकार्पलरी, मोनो का मतलब सिंगल, कार्पल, सी बच्चे ये सब इसी के नाम है, कार्पल, पिस्टल, गाइनोइशियम, ये सब आपका फीमेल के पार्ट हैं, ये सब फीमेल है, फीमेल पार्ट क्या ही डिफरेंट नेम्स हैं। सो गाइनोइशियम मेट कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टल, इस गाइनोइशियम में सिंगल पिस्टल होगा, जिसमें सिंगल पिस्टल होगा उसको मोनोकार्पलरी बोलेंगे, जिसमें एक से ज्यादा पिस्टल होगा, मोर देन वन पिस्टल, उसको पॉलीकार्पलरी बोलेंगे। पॉली का मतलब मैनी,
मोनो का मतलब सिंगल, कार्पल का मतलब अभी बताया, कार्पल मतलब फीमेल पार्ट, सो मोनोकार्पलरी सिंगल, सिंगल कार्पल, ठीक है, ओके। विच मे बी फ्यूज्ड, जिसको हम फ्यूज्ड, अब देखिए बेटा, एक फ्लावर के अंदर ये पॉसिबिलिटी है कि आपके एक सिंगल पिस्टल प्रेजेंट हो या बहुत सारे पिस्टल्स प्रेजेंट हो। अगर एक सिंगल पिस्टल है तो उसे तो मोनोकार्पलरी बोल देंगे, लेकिन बहुत सारे पिस्टल्स प्रेजेंट हैं और नीचे से एक जगह आकर के एक बंच बना रहे हैं, एक जगह आकर के वो सारे पिस्टल्स फ्यूज हो रहे हैं, तो जब फ्यूजन होगा पिस्टल्स का उसको हम सिन बोलते हैं। फ्यूजन के लिए वर्ड यूज किया जाता है सिन, सिन कार्पस बोलेंगे, और अगर फ्री है तो उसको एपोकार्पस बोलेंगे। अगर वो पिस्टल्स आपस में फ्री हैं, कहीं जाकर के फ्यूजन नहीं हो रही है, तो उनको एपोकार्पस बोलेंगे। मल्टी कार्पलरी एंड सिन कार्पस पिस्टल का एग्जाम्पल हो गया पापावर। एक एक एग्जाम्पल्स आप याद कर सकते हैं। मल्टी कार्पलरी मतलब एक फ्लावर के अंदर मल्टीपल कार्पल्स हैं, मल्टीपल फीमेल के रिप्रोडक्टिव यूनिट्स प्रेजेंट है, लेकिन वो सिन कार्पस है, लेकिन एक जगह हो रहे हैं, तो उसका एग्जाम्पल हो गया पापावर। मल्टी कार्पलरी है, बहुत सारे कार्पल है लेकिन फ्यूज नहीं हो रहा, सबके सब फ्री हैं, तो उसका एग्जाम्पल हो गया माइकेलिया। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी के गिवन एग्जाम्पल्स हैं, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ओके, फिर ईच पिस्टल हैज 3 पार्ट्स, हर एक पिस्टल के पास 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? स्टिग्मा होगा, स्टाइल होगा, ओवरी होगा। इनसाइड द ओवरी इज ओवेरियन कैविटी, ओवरी के इनसाइड क्या प्रेजेंट होगा? कैविटी, कैविटी का मतलब होता है खाली स्पेस, ओवेरियन कैविटी प्रेजेंट होगा, ठीक है, जिसको हम लोग लोक्यूल बोलते हैं एनसीईआरटी की लैंग्वेज में। ओवेरियन कैविटी को हम लोक्यूल बोलते हैं। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, उसी ओवेरियन कैविटी के अंदर प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है। मेगास्पोरेंजिया यानी ओव्यूल अराइजेस फ्रॉम प्लेसेंटा, हमको पता है ह्यूमन फर्टिलाइजेशन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी हमने पढ़ा था कि पहले प्लेसेंटा बनेगा। प्लेसेंटा क्यों बनेगा? क्योंकि उसको कनेक्ट करना है मदर और फीटस को आपस में, तभी तो मदर जो खाना खाएगी, जो भी न्यूट्रिशन लेगी, वो फीटस को पास ऑन करेगा, फीटस जो वेस्ट प्रोड्यूस करेगा वो मदर की बॉडी में जाएगा, फिर मदर रिलीज करेगी, तो एक कनेक्शन बनाना जरूरी है। वैसे ही प्लांट बॉडी में भी ओवरी और जो डेवलपिंग ओव्यूल है उसके बीच में कनेक्शन बनाना जरूरी है, तो ओवेरियन कैविटी में प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है, प्लेसेंटा ही आपका अराइज होता है, आपका वहीं से अराइज होगा आपका ओव्यूल, माइक्रो मेगास्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। लेट मी चेक हमारे पास कितना कंटेंट बाकी है आज की क्लास का, अभी तो काफी है, यस बहुत सारा है अभी, ठीक है, वी नीड टाइम टू कंप्लीट इट, काफी सारा है, तो वी कैन डू वन थिंग कि वी कैन कवर, यहां तक हमने कर लिया स्टाइल, वी हैव डन टिल हियर, यहां तक हमारा फिनिश हो गया है, राइट। मेगास्पोरेंजियम यानी ओव्यूल, यहां से वी कैन कवर इन नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास में मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल से समझेंगे क्या है ये, ठीक है। टिल नाउ ओके देन, तब तक के लिए आप यहां तक रिवाइज करिएगा, थैंक यू।